हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू CSE मैट्रिक्स ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टॉपर्स को बुलाते हैं वॉलेंटियर बन के टू हेल्प यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, टू शेयर देयर स्ट्रेटजीज एंड हेल्प स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर इश्यूज, प्रॉब्लम्स, डाउट्स। तो वैसा ही एक इनिशिएटिव है अभय सर के तरफ से, जो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम डेली आंसर राइटिंग, सुपर 50 CSE टॉपर जैसे प्रोग्राम इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप टेलीग्राम पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉपर्स प्रोग्राम बाय CSE टॉपर्स जो है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पे हम 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस प्लस डिस्कशन करवाने वाले हैं। AC के मास्टर क्लासेस होंगी, मॉडल आंसर और वर्चुअल लाइब्रेरी का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस शुरू हो चुकी है 5 जून से। द प्राइस इज़ 4299 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सी सेशन इज ऑन लर्निंग फ्रॉम माय पास्ट 6 मेंस। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सॉरी मैं दे दे सॉरी रहा हूँ सर। सो दैट कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए हाउ एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस प्रेजेंटेशन और सेशन। तो मैंने ना 2019 से 2024 6 प्रीलिम्स दिए हैं, सारे के सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। 6 बार मेंस लिखा है, जिसमें से 3 मेंस क्वालिफाई हुए हैं, 3 बार इंटरव्यू दिया है एंड वंस आई हैव गॉट सेलेक्टेड। एंड बाकी सब में भी कुछ कुछ मार्क्स से आई हैव नॉट बीन गेटिंग रैंक और आई हैव मिस्ड इंटरव्यू कॉल। तो ये जो अभी मैं इंट्रो दे रहा हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हु ऑल आर लिसनिंग टू मी और हु ऑल आर गोइंग टू लिसन टू मी थ्रू दिस रिकॉर्डिंग. So the thing is that I come from Barabanki, Uttar Pradesh, and I did my schooling from there also, and I'm a computer science BTech graduate. IT में भी experience रहा है मेरा. So this is a brief background as in कि कोई भी कहीं से भी इस एग्ज़ाम में succeed कर सकता है. And now in my first attempt in state PCS I got qualified and I was a field officer in excise. सो आई वर्क देयर. सो मैंने अपने 4 मेंस वाइल वर्किंग दिए हैं. आई कुड डिड नॉट टेक लीव, फिर सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे लेते था. उसके अलावा मैंने सारे मेंस वाइल वर्किंग आपके 4 लास्ट मेंस लिखे हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है. सो आई एम टेलिंग यू ऑल दिस कि आप किसी स्टेज पे हो, whether you are a working professional, whether you have given 4 attempts, 5, 6 or whatever first, whether you are preparing full time, मेंस क्वालिफाई करके सर्विस मिलना आप कर सकते हो. आप किसी भी स्टेज पे हो, इट्स जस्ट दैट योर परसिवरेंस, होप एंड मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड. मेरे को कुछ 2-3 मेंस के बाद आई गॉट माई सर्विस, तो सबको था कि स्टेट सर्विस में ऑलरेडी हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू compete in UPSC you should sit and give. But due to some reason and believe in myself, I did not did that. What I did, I continued my preparation. Yes, it took me many years but I did qualify. तो अभी क्या सीखना है, जो अभी मैंने इतना सारा आपको अपने बारे में बताया, उससे ये सीखना है कि आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी अटेम्प्ट में हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, यू कैन क्वालिफाई. अब एक सेकेंड मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू ईदर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स. अब मैंने क्या है, मैंने तो 6 मेंस दिए लगातार अपने 6 अटेम्प्ट्स में, और उससे ही मैंने धीरे धीरे, फेलियर नहीं बोलूँगा, दे वर ऑल लर्निंग्स फ्रॉम मी. फ्रॉम एवरी मेंस आई हैव लर्न समथिंग विच आई डिड नॉट रिपीटेड, और समटाइम्स इट गॉट रिपीटेड एंड द रिजल्ट वॉज सेम अगेन. तो वो मिस्टेक्स आप खुद करके लर्न कर सकते हो. तो उसमें बहुत टाइम जाता है, ऐसे मेरा भी गया, बट आई वॉज वर्किंग, सो वो पैरेलली ऑफसेट भी होता चला गया बिकॉज आई वॉज इन सर्विस. बहुत लोगों के बहुत साल सिर्फ पढ़ाई में चले जाते हैं, अटेम्प्ट्स देते देते निकल जाते हैं. और यू कैन लर्न फ्रॉम मैनी ऑफ अस जिन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं, बहुत सारी लर्निंग दी है. एंड फॉर ऑल ऑफ यू, जैसे हम लोग भी चाहते थे कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी रहती कि हमें कोई इतने सेशंस देता, ऑल दो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में ऐसे चीज़ें काफ़ी यूट्यूब पे आ गए थे वेयर पीपल हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस एंड वी हैव लर्न फ्रॉम दैट. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ देम दैट वी ऑल्सो क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस शेयरिंग. So today I am sharing my experience so that you can learn from my mistakes and do not repeat them, so that you can get or clear this exam as early as possible in your first, second, third, whatever attempt you are giving. I mean to say in this attempt itself, 25th or next attempt maybe, if you are writing the next mains or next prelims. Could you get to the next slide? And it will be an interactive session. I am giving a monologue right now, you all can see, and after this
monologues. You all can ask me question also. If you have any doubt, you can ask me and I can try to address them as well. So अभी 6 mains में let me see, yeah, so these are the हाँ, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी दिन तक फील हुई है हर मेंस में, होती पॉसिटी ऑफ टाइम। वो आप चाहे फुल टाइम एड्रेस कर रहे हो मेंस, मतलब पढ़ रहे हो, या फिर आप वर्किंग हो, एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट सबके लिए होता है। वर्किंग हो तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट स्टिल यू कैन डू इट इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम। इफ़ आई एम एबल टू मेक इट, देन मार्क माई वर्ड्स, आप भी कर सकते हो। आप चाहे फुल टाइम पढ़ रहे हो या फिर वर्किंग हो, होगा, एग्जाम होगा। जस्ट हैव दैट परसिवरेंस एंड होप इन योर सेल्फ। नाउ अभी मैंने 6 के 6 मेंस का एक्सपीरियंस कंबाइंड किया हुआ है और उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 भी बोल सकते हैं। वन इज़ द जनरल लर्निंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम ऑल माई अटेम्प्ट्स, एंड सेकंड वन इज़ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग। सो अभी जनरल लर्निंग और स्पेसिफिक लर्निंग में आने से पहले मैं एक बहुत कॉस्मेटिक चीज़ें बताऊंगा। एक तो है कि यार अपना पेन डिसाइड कर लो। मेंस में ना बहुत ज़्यादा स्विच तो नहीं कर पाओगे ब्लू ब्लैक, बट इफ़ यू आर डिसाइडिंग पेन, प्लीज़ डिसाइड योर पेन, डोंट ट्राई एंड चेंज योर पेन इन बिटवीन। बहुत सिंपल या फनी सा लग रहा होगा, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस वाइल राइटिंग। लास्ट के कुछ क्वेश्चन जब आप लिख रहे होते हो, वो पेन से आप अगर फेमिलियर हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सेकेंड थिंग इज़ कि अभी से जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, मार्जिन कॉपी में करना। यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुकलेट आती है, उसे डाउनलोड कर लो, A4 शीट प्रिंट करा लो और उसको बाइंड करा के अपनी बुक बना सकते हो। मार्केट में भी अवेलेबल है, बट दे हैव अ वेरीड मार्जिन्स। तो वो चीज़ देख लेना, क्योंकि मार्जिन पे लिखने से क्या होता है ना, आपको एक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी डेवलप होती है कि यू हैव टू राइट इन दोज मार्जिन्स। आप इधर उधर लिखोगे, नंबर कटते हैं। मेंस में नंबर बच्चों के कटे हैं, इवन टू एक्सटेंड 25 मार्क्स तक कट हुए हैं। एंड वन ओवरऑल थिंग, could you, Himanshu, can you turn off your mic? Second. Himanshu Singh? Yeah. सो Done. हेल्थ, वाई आई एम एड्रेसिंग दिस, बिकॉज क्या होता है, हम 2-3 महीने कंटिन्यूसली नाइटर्स, ऑल नाइटर्स कर रहे हैं, या जो भी 12-15 घंटे जो भी जैसा भी कर ले, और अल्टीमेटली 3 महीने के बाद पता चलता है कि अगस्त या सितंबर में आपकी हेल्थ डाउन हो गई। अब उस दिन 2-2 एग्ज़ाम लिखने हैं पर डे, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 पेपर्स एंड यू हैव टू राइट 3-3 आवर्स। द स्ट्रेंथ इज नीडेड। सो हेल्थ एक ओवरऑल पैरामीटर है जिसको आपको डूज में रखना है। यू हैव टू ईट हेल्दी, यू हैव टू स्लीप ऑल्सो। सो टेक प्रॉपर स्लीप, ईट एंड रिमेन हेल्दी टिल योर एग्जाम गेट्स ओवर, बिकॉज बहुत ही फिजिकल एंड्योरिंग एग्जाम है आपका व्हेन यू आर गोइंग टू गिव और राइट योर मेंस। ये तो था ओवरऑल। नेक्स्ट आते हैं, अब जनरल पे शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट आई हैव रिटन इज द आंसर। सो अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आपको मेंस लिखना है, तो आंसर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब उस आंसर राइटिंग में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उस आंसर में है आपका डिमांड एड्रेस करना। एक क्वेश्चन दिया होगा, हमें जो आता है हम क्या करते हैं ना, टॉपिक पढ़े, इफ़ यू आर फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे मेरे स्टार्टिंग में क्या था, कंटेंट कंप्लीट नहीं था तो आंसर पढ़ा और जो भी उसके आजू बाजू आता था लिखना शुरू कर दिया। दैट वोंट फेच यू मार्क्स। और उससे क्या होगा, बस आप लिख के आ रहे हो फॉर राइटिंग सेक, और उससे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आंसर का क्या है, यू हैव टू एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की जो डिमांड है, एंड हाउ मेनी पार्ट्स अ क्वेश्चन आंसर इज टू बी रिटन। उस डिमांड के अकॉर्डिंग उतने पार्ट करने। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यू ऑल नो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बट बॉडी इटसेल्फ गेट्स नंबर ऑफ पार्ट्स। वो डिमांड आपको आंसर राइटिंग में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अंडरस्टैंड करनी। वो कहाँ से आप सीखोगे वो भी मैं बता दूंगा, अभी लास्ट में वो पॉइंट भी आएगा। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरिंग करना, वही इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ट्राई करिए सब में ये पैटर्न फॉलो हो, बिकॉज क्या होता है, कई लोग कंक्लूजन मिस कर जाते हैं, कई लोग इंट्रो को ध्यान नहीं देते हैं, इंट्रो इतना बड़ा लिखते हैं कि बाकी चीज़ का प्रोपोर्शन ख़राब हो जाता है। सो ऑल थ्री हैज़ टू बी इन अ प्रोपोर्शन। ये लर्निंग है, आप कंक्लूजन कहीं कहीं मिस कर रहे हैं तो उस पर 1-2 मार्क्स कट रहे हैं। एवरी मार्क्स मैटर, एवरी हाफ मार्क्स ऑल्सो मैटर। वो आप रैंक चेंज हो जाएगी, आप लिस्ट में नहीं आओगे। अभी आपको मतलब इट माइट साउंड कि ऐसा क्या है, बट है, लोगों के साथ हो जाता है, एक एक मार्क्स से मिस करते हैं। नाउ इन आंसर्स, द सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट इज द डिमांड एंड स्ट्रक्चर, सेकेंड इज द प्रैक्टिस। मैंने यहाँ साइड में भी लिखा हुआ, अगर आप देख पा रहे हो, कंटेंट वर्सेस प्रैक्टिस। मेरे कई अटेम्प्ट्स, 1 और 2 अटेम्प्ट्स आई विल से कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट। मेरे को फर्स्ट 3 महीने मिले, आपको 2 महीने आपको लगता है कंटेंट करेंगे ना,
वन फाइन डे आई स्टार्ट राइटिंग आंसर्स बिकॉज आई विल हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, और फर्स्ट डे कैसा लगेगा कि यू डोंट हैव कंटेंट, तो हम लिखें क्या? दोनों चीज़ सही है. If you don't have content, what will you write? But if you keep chasing content and if you don't practice, एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे, आंसर्स छूटेंगे, और एक भी आंसर छूट रहा है ना तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन डिक्रीजेस. आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी गिर जाती है सिलेक्शन लेने की. तो कंटेंट एंड प्रैक्टिस बोथ हैज़ टू गो हैंड इन हैंड. वो मैं अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग में आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले कर सकते हो और किसकी प्रैक्टिस तुरंत शुरू भी कर सकते हो. थर्ड थिंग अबाउट आंसर इज द yes, I think I've covered the parts and the demands. Next, we'll come to time management. Now, time management दो जगह यूज़ होगा. पहला, your every day from now, आपके पास 70, 80, 90 जितने भी दिन हैं, every day you have to manage your time between two things. One is the GS and other one is optional. Both has to be given priority. Now, आपके optional कितना ready है या आपका GS कितना ready, उस हिसाब से आप टाइम वेरी कर लो. और या आपको 3 डे ऑप्शनल पढ़ना है, 4 डे जीएस पढ़ना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट बोथ हैज़ टू गो पैरेलली. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले जीएस करोगे बाद में ऑप्शनल करोगे, ये काम नहीं करेगा. और इससे आपको प्रेशर स्ट्रेस बहुत आखिरी में आएगा एंड यू वोंट बी एबल टू रिकॉल अगर आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा नहीं है. तो ये मिस्टेक्स भी हुई हैं मेरे साथ. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं था. GS वॉज गुड बट ऑप्शनल वॉज नॉट दैट गुड, सो उसकी वजह से मेरे को ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आए, स्पेशली पेपर 2 में, बिकॉज मैं कंटेंट लिंक नहीं कर पा रहा था, बिकॉज प्रैक्टिस ही नहीं थी और कंटेंट भी बहुत लेट प्रिपेयर हुआ था. तो टाइम मैनेज करना है सो दैट यू कैन क्विकली कंप्लीट योर ऑप्शनल एज वेल एज GS सब्जेक्ट्स. एंड सेकेंड टाइम मैनेजमेंट क्या है? आंसर राइटिंग में you have got 10 markers and then you have got 15 markers. समटाइम्स क्या होता है, मेरे साथ हुआ है, 10 मार्कर्स में नॉलेज ज़्यादा थी, कंटेंट ज़्यादा था, तो उसको लिखने चले गए और इतना लिखा कि 15 मार्कर्स ही छूट गए लास्ट के 2 या 3. सो ये गलती बहुत कॉमन है. आप अभी जब मॉक लिखोगे तो दिखेगा कि आपके 10 मार्कर्स को बेस्ट करने के चक्कर में आप 15 मार्कर्स में पीछे जाके आपका कंटेंट या आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाइल्यूट हो जा रहा है. वो आपको अवॉइड करना है एंड फॉर दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम वाइल राइटिंग मॉक्स. आप मॉक्स लिख के देखो कि आपको कैसे करना है, और नहीं होता है तो मैंने इवन आई हैव डन व्हाट, आई स्टार्टेड विद द 5-10 मार्कर क्वेश्चन, स्विच बैक टू 15 मार्कर्स के पहले 15 से आपके 10 से 15 लिखे, एंड देन आई केम बैक अगेन फ्रॉम लाइक 5 to 10, एंड देन अगेन गोइंग बैक टू 15 to 20. ये इंडिविजुअल रहेगा, आपको जैसा समझ में आए. कुछ लोग सीधे 10 क्वेश्चन से शुरू करते 11 से. दैट इज़ यू फॉर यू टू फाइंड आउट कि आपको कैसे करना है कि ये सारे क्वेश्चन में क्वालिटी या टाइम मैनेजमेंट की वजह से डाइल्यूट ना हो. क्योंकि क्या है ना, 15 मार्कर में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्कर्स में मैक्सिमम 5 या 4 आएगा, बट 15 मार्कर में 7, 8, 9 तक जाएगा. तो वो कॉस्ट ऑफसेट होगी. और दिस इज़ अ लर्निंग दैट आई हैव लर्न गोइंग, मतलब अभी हुआ कई मेंस में ये पता चला कि किसी न किसी सब्जेक्ट में ये मिस कर जा रहा था. सो दिस इज़ अ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मैनेज योर टाइम बाय राइटिंग योर मॉक. थर्ड इज़ नोट मेकिंग पे भी काफ़ी क्वेश्चंस क्वेरीज आती हैं, आप सब लोग परेशान होते हैं. तो येस, नोट मेकिंग, क्रिस्प नोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. उससे क्या होता है ना, फाइनल डे या उससे पहले रिवाइज करते बनता है. और दूसरा है कि आपको जो 2 आवर्स मिलते हैं ना, गैप ऑफ 2 आवर्स, क्या होगा, आपको एसए वाले दिन आप 12 बजे छूट जाओगे और आपके पास GS 1 और 2 के लिए फिर भी टाइम रहता है. बट वंस यू गिव योर GS 1, आपका 2 घंटे के अंदर GS 2 पेपर होता है. एंड देन वंस यू राइट योर GS 2, नेक्स्ट डे आपको GS 3 और GS 4 पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, बिकॉज आप, अनंत कैन यू म्यूट? Labhanshu, can you mute all of them except me? Yes, sir. Checking him. Done, sir. Okay. Yeah. सो नोट मेकिंग में क्या है कि क्रिस्प नोट की इम्पोर्टेंस है. आप बनाइए, आपको वो उस दिन बहुत काम आएगा जब आपका पेपर से जस्ट पहले कुछ कुछ जैसे फैक्ट्स देखने हैं, एग्जाम्पल देख के जाने हैं, या वही चीज़ रिप्लिकेट करनी है, कुछ स्टैंडर्ड इंट्रो हैं या आपको लग रहा है वैल्यू एडेड इंट्रो है वो चाहिए, तो बनाइए. बट स्क्रैच से बनाने के बजाय व्हाट यू कैन डू नाउ इज़
आज बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स ऑलरेडी क्रिस्प नोट्स अवेलेबल हैं। आई वोंट टेक नेम्स, क्योंकि किसके नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन नोट मेकिंग और या आपके उस पे विजडम पे। सो व्हाट यू कैन डू, बोरो फ्रॉम द मार्केट। आप बोरो कर लो और उसमें अपना वैल्यू ऐड उसी नोट को प्रिंट करा के उस पर भी कर सकते हो। दैट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, और बहुत लोग करते हैं, इवन आई हैव डन इट। और बोरो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ फ्रीली अवेलेबल। तो आप वहाँ से बोरो करिए और अपने हिसाब से सुटेबल उसको बनाइए। इट शुड नॉट बी कि आपने बस बोरो कर लिया फॉर द सेक ऑफ बोरोइंग, पढ़ा भी नहीं, समझ में भी नहीं आया और रिप्लिकेट तो क्या ही होगा। सो नोट मेकिंग इज important, crisp note is important. What you can do, you can borrow from others and you can suitably amend them for your own preparation, according to your own preparation for your own requirement. तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड नोट मेकिंग का भी क्या था, फर्स्ट एक दो अटेम्प्ट में मेरे काफ़ी मतलब फ्रेगमेंटेड नोट्स थे, बिकॉज तब इतना प्रिपरेशन भी नहीं हुआ था। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, तो वो बहुत वास्ट है, कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड उसके नोट्स बनाना भी इनिशियली वॉज अ वेरी टीडियस टास्क। तो ये चीज़ अगर आपके ऑप्शनल के साथ है तो आप देख मतलब उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट येस, फॉर दोज थिंग्स विच यू रियली थिंक कि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले अगर मुझे दिख जाए तो इट विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग, स्पेशली इन एथिक्स। एग्जाम्पल्स होते हैं थिंकर्स के नेम या फिर ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल हैं, अगर वो आप देख के जाओगे तो इट विल हेल्प यू राइट गुड राइट और सब्सटेंशिएट in a better way. And the last in this slide in general learning is the previous questions, which I did not completely do in my first 2 attempts. तो वो थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन देख के गया था, आई डिड नॉट सॉल्व देम। एंड द बिगेस्ट लर्निंग इज कि पी वाई क्यू से आपका ऑलमोस्ट 50% टॉपिक्स एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। इवन आंसर्स आप रिप्लिकेट कर सकते हो, वो किसी के लिए भी। ऑप्शनल तो पूरा ही पी वाई क्यू बेस्ड होता है। आप पी वाई क्यू अगर 10-15 साल के कर रहे हो तो उससे आप देखोगे टॉपिक ऑल्टरनेटिवली आते हैं आगे पीछे, एक साल कुछ पूछा है, अगले साल कुछ पूछा है। एंड इफ़ यू कैन राइट पी वाई क्यूज एंड प्रैक्टिस देम, तो आपका ऑप्शनल बहुत हद तक कवर हो जाता है। सेम गोज विद दी जी एस ऑल्सो, कि अगर आपने पी वाई क्यूज अच्छे से लगाए हुए हैं और उसका कंटेंट भी प्रिपेयर किया हुआ है, तो मार्क माई वर्ड आपका बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी दिखेगी। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपको इवन सोसाइटी के पेपर में काफ़ी रिपीटिशन है पॉवर्टी को लेके, या अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन है। थीम बता रहा हूँ मैं, थीम एंड माइक्रो थीम, इस पे काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेटिव आते हैं। इवन GS2 में सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म ऑल्टरनेट हो जाता है। इवन सोसाइटी सिक्योरिटी में आप देखेंगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये सारे क्या हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड PYQ में अपना एक वो तैयार करना है, PYQ बेस्ड नोट भी आप PYQ बेस्ड बना लो, वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो आप पी वाई क्यूज उठाइए, थीम्स आइडेंटिफाई करिए, सब थीम आइडेंटिफाई करिए और उसी पे नोट बना लीजिए। बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाइए और उससे अपने आंसर राइटिंग करिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इनिशियली मेरे को इसका पी वाई क्यू का इंपॉर्टेंस उतना समझ नहीं आया था, बिकॉज आई यूज टू डू वॉट कि मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के जाता था कि अच्छा ये आया है, अगले साल ये आ सकता है। बट आई डिड नॉट अटेम्प्टेड ऑल ऑफ देम। तो नहीं किया तो इट कॉस्टेड मी मीन्स लॉट ऑफ माई अटेम्प्ट्स। तो जब कर लिया तो इट हेल्प मी अ लॉट एंड इट हैज़ गॉट एक्सपोनेंशियल बेनिफिट। आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और हाँ, टॉपर्स आंसर शीट्स भी देख सकते हो आप, मतलब पी वाई क्यू है या टॉपर्स ने भी लिखा होगा तो पी वाई क्यू के कुछ कुछ क्वेश्चन टॉपर्स के भी होते हैं। एंड इन योर ऑप्शनल स्पेसिफिकली यू कैन बोरो टॉपर्स आंसर्स एंड जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, और वहाँ से देखिए वो कैसे लिखे हैं, या वहाँ पे बहुत रेडीमेड आपको इंट्रो कंक्लूजन कंटेंट भी मिल जाएगा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के भी। तो टॉपर्स कॉपी भी आप प्रेफर कर सकते हो, एंड दैट इज़ अप टू यू कि कितने करने हैं और किसके करने हैं, वो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख सकते हैं। दैट्स इट। नोट्स मेकिंग में एक करंट अफेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फॉर जीएस एंड एथिक्स पेपर, कि आप जितना रेलेवेंट या आज के एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ रही हैं तो आप वो देख लो। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इफ़ यू कैन कोट देम समवेयर तो दे गिव्स यू कंटेम्प्रेरी टच, और वो आपको बहुत रिवॉर्ड करेंगे। मतलब राइटिंग ऑल दी ओल्ड एग्जांपल कारगिल, तो उससे अच्छा अगर ऑपरेशन सिंदूर लिख दो। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये मैं और डेल करूँगा इफ़ आई एम गोइंग टू टेक सम सेशन ऑन राइटिंग आंसर्स ऑल्सो, how to write answers, and I will be writing answers or I'll be telling you what could have been written in these kind of question। वो सेशंस प्लान किया है विकास ने आगे। आज बस एक जनरल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाउ टू राइट भी आई विल एड्रेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म इट सेल्फ। सो पी वाई आफ्टर डूइंग दिस जनरल लर्निंग
आई एम गोइंग फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक थिंग, एंड इस पूरे जनरल में कंटेंट वैसे प्रैक्टिस अभी भी चलेगा, यू हैव टू बैलेंस इट आउट. लाभांशु, स्क्रॉल इट अप. यस सर, आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स। जैसे आपने पीवाईक्यू में बताया, तो जो सीएससी मैट्रिक्स है, हम पीवाईक्यू पे ही बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। And जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीलिम स्पेसिफिक जो था, वो विकास भैया ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। सारे पाथ फाइंडर के ही बच्चे हैं, दे नो वेरी वेल दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू। इन टू एड्रेस देम, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो टॉपर्स प्रोग्राम है, वो भी पीवाईक्यू पे ही फोकस्ड है। एंड अभय सर विल बी लीडिंग यू ऑल, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन श्योरली ज्वाइन देयर। ओके सर। श्योर, यू कैन जस्ट स्क्रॉल इट. या सो अब आफ्टर टॉकिंग अबाउट जनरल लर्निंग्स क्या थी, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग दूंगा, मतलब विच इज़ लाइक कॉल्ड ट्रिनिटी. ट्रिनिटी में तीन चीज़ें हैं: एस्से, एथिक्स एंड ऑप्शनल. इफ़ यू कैन मेक दीज थ्री सब्जेक्ट्स रियली गुड, तो जीएस में अगर आप एवरेज आउट भी हो गए जीएस के तीन पेपर में, 1, 2 एंड 3, दे कैन टेक यू इवन टू टॉप 10 रैंक्स ऑल्सो. अगर आपके ये तीन पेपर, क्योंकि इस एसए में बहुत वेरिएशन है, इस 2024 में 70s से लेके आपके 120 तक ये रेंज है 50 मार्क्स की, विच कैन गेट यू आउट ऑफ द लिस्ट एज वेल. एथिक्स में भी ऐसा ही होता है, यू गेट 80 मार्क्स, यू गेट 130 मार्क्स, सो अगेन इट हैज़ गॉट अ रेंज ऑफ से 50 मार्क्स. ऑप्शनल अगेन यू गेट 250. आई जोग्राफी में, आई दिस इज माई लर्निंग, constantly was getting 250 के around 260, so it was not making me to get past that barrier. But the year in which I got 280, 280 plus, I got service. तो ये एक्सपीरियंस है. सभी लोग, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि एसए, एथिक्स एंड ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस है. और ये तीनों प्रिपेयर करना भी आसान है. ऑप्शनल को तो मैं नहीं ये बोलूँगा कि आसान है, बट ऑप्शनल में तो इन एनी वे यू हैव टू डू इन डेप्थ लर्निंग. तो ऑप्शनल तो एनी वे आपको करना है. एथिक्स पे आ रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली. अभी आपने अगर शुरू किया है, बाय द टाइम योर रिजल्ट इज कमिंग, आपको एटलीस्ट ऑप्शनल, एथिक्स और एसए पे फोकस करना है. जीएस 1, 2, 3 आप अपने रिजल्ट के बाद शुरू कर सकते हो. और उसमें भी सबसे पहले आपको क्या शुरू करना है, एथिक्स. ऑप्शनल के साथ एथिक्स को आप शुरू करो, 10-15 दिन में आप इसको ख़त्म करो और इसके आंसर लिखना शुरू करो. बिकॉज यहाँ पे श्योर शॉर्ट मार्क्स आते हैं और बहुत हाईली रिवॉर्डिंग पेपर है और बहुत कम समय में तैयार हो जाता है. इनिशियल ईयर्स में एथिक्स में पहले तो मुझे न्यूमेटिक थ्योरीज थोड़ी कम ही समझ आ रही थी, बट आई टुक लॉट ऑफ टाइम. मैं उसको पैन आउट करता था कि पहले महीने में कुछ पढ़ूंगा, फिर कुछ पढ़ूंगा, एंड इट वाज कॉस्टली अफेयर. क्योंकि आप एक बार में जब पढ़ रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि एथिक्स का पूरा पेपर एक पूरा सब्जेक्ट ही लिंक्ड है. इट्स अ लाइक एग्जाम्पल बेस्ड पेपर. आप थ्योरी में जो पढ़ रहे हो वही केस स्टडी में आएगा, बट नॉर्मेटिव आंसर नहीं लिखने. मतलब मैंने उस समय क्या था, नोट्स बहुत आते थे मार्केट में रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के, और उसमें थ्योरी होती थी और काफ़ी फिलोसफर्स के नाम होते थे. तो हमें जो समझ आता था कि फिलोसफर्स के नाम लिखेंगे एंड यू विल गेट द मार्क्स, बट ऐसा नहीं हुआ. काफ़ी पुअर मार्क्स भी आए हैं एथिक्स में. तब समझ में आया कि प्रैक्टिकल आंसर्स लिखने हैं, एंड इन दैट यू कैन कोट ब्यूरोक्रेट्स के नाम. मैंने 50-60 ब्यूरोक्रेट्स एंड उनके क्या उन्होंने वर्क किया इन डिफरेंट फील्ड्स, उसके एक शॉर्ट नोट बनाए हुए थे. एंड स्प्रिंकल देम वेयर एवर यू फाइंड. थ्योरी में लिख दो आप, के स्टडी में मेजरली रिफर नहीं कर पाओगे, बट यू कैन एटलीस्ट गेट एन आइडिया. उनके इनिशिएटिव पढ़ने के बाद यू कैन गेट एन आइडिया कि आप क्या क्या कर सकते हो. तो वो चीज़ आप हैंडी कर लो, एथिक्स में बहुत काम आएगी और इट विल रिवॉर्ड यू अ लॉट ऑफ मार्क्स. तो एथिक्स में क्या करना है, सबसे पहले आपको अभी से एथिक्स को ख़त्म करना है, और एथिक्स की आंसर राइटिंग एज सुन एज पॉसिबल करनी है. स्पेशली आप एग्जाम्पल्स के एक वो बना लीजिए, आप अपने लिए लिस्ट बना लीजिए टॉपिक वाइज या एग्जाम्पल वाइज, एंड देन ट्राई एंड पुट प्रैक्टिस इट इन आंसर राइटिंग, कि उसको कैसे आप पुट करोगे. एंड ये आप कर रहे हो एथिक्स में, तो आपका हाई मार्क्स लाने के चांस हैं. एंड इफ़ यू गेट गुड मार्क्स इन एथिक्स, तो बहुत सारा ऑप्शनल भी आपका ऑफसेट हो जाता है. सेकंड इज एस्से. एस्से हैज़ बिकम वन ऑफ द लाइक सब्जेक्ट विच कैन मेक और ब्रेक. इस साल भी कई लोगों के मार्क्स बहुत कम आए हैं. 2024 की बात कर रहा हूँ. इवन आई हैव गॉट लेस मार्क्स, बट एवरेज से अच्छे आए हैं. तो हो क्या रहा है कि एस्से इज ऑल्सो मेकिंग और ब्रेकिंग. और एस्से को क्या है, हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं.
हमको लगता है हमने जीएस पढ़ लिया है तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है और हम उसी से ऐसे लिख लेंगे। तो ये मेरी मिस्टेक थी। मैं भी यही सोच रहा था इनिशियल अटेम्प्ट्स में कि इतना सारा जीएस का नॉलेज है कि एग्जाम्पल से तो कोड करने हैं और आई कैन डू इट, दो तीन चार पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड हेडिंग्स में लिख के एंड आई विल गेट मार्क्स। नो, आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स, आई वॉज नॉट गेटिंग मार्क्स। एंड ऑल्सो अभी ना थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आते हैं, वापस से ट्रेंड चेंज हो रहा है, इट इज़ गेटिंग मोर करंट अफेयर्स बेट, बट जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक थे उनको लिखने के लिए आपको एक अलग वे ऑफ राइटिंग से करना होता था। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी लॉजिकल। ऐसे ऐसा नहीं है कि यू हैव टू राइट एन आर्टिस्टिक आंसर तभी आपको ऐसे में मार्क्स मिलेंगे, नहीं, लॉजिकली भी लिख सकते हैं, बट द वे इट हैज़ टू बी रिटन इज स्लाइटली डिफरेंट देन ऑल ऑफ योर जीएस एंड ऑप्शनल आंसर। और इसीलिए कई लोगों को मार्क्स नहीं आते हैं और कई को बहुत अच्छे आते हैं इफ़ दे गेट टू अंडरस्टैंड कि एससे की डिमांड क्या है। और दूसरा इंपॉर्टेंट समझिए, 250 नंबर का पेपर है, तो लाइक एनी जीएस इट हैज़ टू बी गिवन प्रॉपर और प्रोपोर्शनेट टाइम। रिस्पेक्ट दिस पेपर, इट हेल्प्स अ लॉट। तो एससे को क्या करना है, आप अभी तक जितना प्री में आपने पढ़ा है दैट कंटेंस इट ऑल्सो इनफ टू राइट और स्टार्ट योर एससे राइटिंग। अभी से आप अपने एस्से राइटिंग इसको पोस्टपोन मत करिए। आई हैव पोस्टपोन्ड इट एंड आई हैव लर्न कि पोस्टपोन करने से कितना ब्लंडर हो सकता है। आई हैव पोस्टपोन माई एस्से। पहले अटेम्प्ट में तो मैं सीधे एस्से लिख ही रहा था मेंस में जाके, एंड नेवर प्रैक्टिस्ड। मुझे लगा मैं तो लिख लूँगा एंड आई डायरेक्टली रोट एसेज इन माई मेंस अटेम्प्ट एंड नंबर नहीं आए। किस कुछ कुछ कोई आते हैं, एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज देयर, बट अगर आप सीधे वहाँ जाके लिख रहे हो तो इट्स अ ब्लंडर। आप वहाँ गलती करोगे, कट करोगे, देखिए क्या होता है ना, कटिंग भी हो जाती है, आपको आइडिया आते हैं फिर आप थोड़ी देर बाद याद आता है तो नहीं होता। और ये स्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्से को रफ में स्ट्रक्चर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है, आपका आइडिया फ्लो जो है ना वो कोहेरेंट एंड लॉजिकल रहता है। अदरवाइज आप रैंडमली लिखोगे और वो रिवॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप एस्से का अगर सिलेबस भी देखिए तो उसमें भी वो सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि लॉजिकल कोहेरेंट एक वो फ्लो आ जाना चाहिए। और इसका डिटेल और भी होगा तो विल टेक सम मोर सेशंस। बट गोइंग फॉरवर्ड मैंने आपको तीन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझा दिया, ऑप्शनल, एसए एंड एथिक्स। एंड ऑप्शनल में भी क्या है, आप पीवाईक्यू उठाइए, आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो भी ऑप्शनल है उसको सॉल्व कर लिए। 70% पेपर आपका वहीं से आना है। और ये आपने अगर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है तो जस्ट गो थ्रू एक बुकलेट कोई ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एंड जस्ट सी कि आपके क्वेश्चन ऑल्टरनेट हो रहे होंगे, या तो इस साल जो पूछा है वो अगले साल आ जाएगा, या अगले 2 साल में रिपीट हुआ होगा, या उससे रिलेटेड या उसके अराउंड ही कुछ पूछा जा रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटिशन होता है ऑप्शनल में पी वाई क्यूज़ का। उसे ज़रूर करिए, उसके आंसर्स लिखिए, और ना हो तो टॉपर्स कॉपी उठा लीजिए, उससे बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे अपने सब्जेक्ट के टॉपर्स के। तो आई हैव एड्रेस्ड आई गेस ऑप्शनल में, या। सो लेट्स गेट टू दी GS1, GS2 and 3। सी 2 and 3 में बहुत सारा करंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो बट स्टिल GS3 से स्टार्ट करता हूँ मैं। GS3 में सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये जो क्वेश्चन है ना, लाइक फूड सिक्योरिटी या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये टॉपिक है। मैं बोल रहा हूँ आपको, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, जब मैंने प्रिपेयर कर लिया हर साल उससे क्वेश्चन आता है और हर साल आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, पीडीएस हो गया, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। आप अभी जाइएगा प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, एज इट इज़ रिपीट होते हैं थोड़ा सा आगे पीछे करके। तो आप सबसे पहले GS3 में करंट ओरिएंटेड तो रहिए, बट एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है, तो उसको तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, बट स्टिल वहाँ से क्वेश्चन लेके ना आप वो हमेशा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या उसका रेलिवेंट डेली लाइफ में कैसे है साइंस एंड टेक वो सब पूछते हैं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी बनी है तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। या एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है तो वो कंपटीशन में ही नहीं है। यू कैन नॉट राइट, नो बडी कैन राइट, सो वो कंपटीशन का पार्ट नहीं होता। साइंस एंड टेक में कई ऐसे गूगली क्वेश्चन आते हैं जो किसी को नहीं आ रहे होते हैं, बट यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉलेज यू कैन एटलीस्ट एड्रेस सम ऑफ इट। कुछ लिख के आओगे, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, एंड दैट विल मेक गिव यू एन एज। और फ्रैंकली टेलिंग GS3 मेरा बहुत स्ट्रांग रहा है, मार्क्स एवरेज गुड के रेंज में आते हैं, 100 से ऊपर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, बट स्टिल आई वाज एबल टू गेट गुड मार्क्स इन GS3। तो उसका रीज़न ये था कि इकोनॉमी में भी इफ़ यू अंडरस्टैंड बेसिक इकोनॉमी यू कैन राइट आंसर्स। टर्म्स थोड़े स्पेसिफिक कभी कभी आते हैं, लाइक कंसेशन आया था एक साल तो लोगों को समझ नहीं आया था, बट इफ़ यू रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स
और करंट अफेयर्स कवर करो तो वो टर्म के मीनिंग आपको समझ में आएंगे। स्पेशली जीडीपी से पूछते हैं, बजट से क्वेश्चन आ जाता है। तो GS3 हैंडल करना काफ़ी आसान है इफ़ यू कैन डू PYQ एज वेल एज करंट बेस्ड क्वेश्चन स्टडी एंड देन डू द आंसर राइटिंग। GS2 की बात करें, और GS1 में एक सोसाइटी वाला एंड सोशल जस्टिस वाला पार्ट है जिसको आप क्लब कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी में टॉपिक्स बहुत बहुत रिपीटेटिव हैं। इंडियन सोसाइटी में आपको वुमेन पे आता है, देन आपका पॉपुलेशन है, आपका अर्बनाइजेशन है। काइंडली प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स यूजिंग PYQ, या कहीं से भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं उसको प्रिपेयर करिए, वही क्वेश्चन बार बार आएंगे। एंड सिमिलरली GS2 में क्या होता है, आपके प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, and आपके प्रेशर ग्रुप्स हो गए, देन आपके NGOs आते हैं, NGOs पे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते हैं। या तो आप ये वाले पोर्शन को सबसे पहले हैंडल करिए। पूरे GS मतलब किसी भी GS को एन ब्लॉक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक इट डाउन। GS2 में वो टॉपिक उठाइए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लाइक आपका सोशल जस्टिस, पावर्टी, आपका जितना ये है पावर्टी आ गया, हेल्थ आ गया, आपका एजुकेशन आ गया, आपका NGOs आ गए। तो ये जितने भी फार्म ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, FPOs या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इस पर रिपीटेड। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो मैं भूल ही रहा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप इट्स सो इम्पोर्टेंट डैम टॉपिक कि आप अगर अब उसको स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर कर लो तो आपकी जो वेरिएबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये कर लीजिए। फिर आपके पॉलिटी में स्टैटिक टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं, कमिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको करिए। GS2 में मार्क्स लाने का वे थोड़ा अलग है। उसमें कमिटी रिकमेंडेशंस, आप एक्ट्स लिख पा रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रो में मैंने लिखे, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। और इंट्रो में जितना ज़्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पुट अप कर सकते हैं ना, दैट विल फेच यू गुड मार्क्स। एंड सिमिलरली GS2 एंड 3 में इकॉनमी में भी कमेटी की रिपोर्ट्स या उनके रिकमेंडेशंस, आपके जित एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी है उसके रिकमेंडेशंस, वो सब आपको प्रिपेयर करने होंगे। एंड केस लॉज ऑल्सो, अब तो सीधे सीधे क्वेश्चन केस लॉज पे आते हैं कि क्या उसमें था। तो ये सब चीज़ें यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड अगर आपका ये तैयार हो रहा है तो GS2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, 120, 130, इवन 110 इज़ अ गुड मार्क। सो GS2 इज़ वेरी स्कोरिंग इफ़ यू कैन डू इट प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली। GS2 इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग। GS3 में मार्क्स कम आते हैं, 100 के अराउंड फ्लोर हो जा रहा है, बिकॉज उसमें साइंस एंड टेक और कुछ कुछ पार्ट थोड़ा डायनेमिक है जो डाइसी हो जाता है। नाउ कम टू GS1, इसमें जोग्राफी का बहुत बड़ा पोर्शन है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट इज़ जोग्राफी। तो अगर आप ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो काफ़ी रिपीटेशन रहता है, और करंट अफेयर ओरिएंटेशन तो रहता है, साइक्लोन, अर्थक्वेक, या आपका एक टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो अब ये ज्योग्राफी में करिए। अब हिस्ट्री का क्या है, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर डाइसी रहता है, हर साल थीम तो नहीं रिपीट हो रही है, बट येस उसके मतलब जो आंसर की थीम है वो रिपीट होती है कि फ्रॉम एनी टॉपिक व्हाट हाउ कैन यू रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम्स, और हाउ इट कैन बी रिलेटेड टू इकोनॉमी, या हाउ दैट थिंग टेल्स यू अबाउट द सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ओवरऑल अपने माइंड में अगर रहेगा ना कि आंसर क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो आप आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन, एंशंट वाले, आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और इसमें भी क्या है कि आप थोड़ा सा डायग्राम यूज़ करिए, फ्लो चार्ट यूज़ करिए। फ्लो चार्ट तो क्या है, बट हाँ छोटे छोटे डायग्राम्स टेम्पल के बाद ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट विल गिव यू एज जस्ट राइटिंग द मोनोटोनस आंसर्स। थोड़े थोड़े उसमें क्रिएटिविटी भी आप शो कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी वास्ट भी है, और थोड़ा बहुत टॉपिक रिजेम्बलेंस होता है, कंपैरिजन आ जाता है अम्बेडकर जी का एंड विद गांधी जी एंड ऑल। सो वो सारे क्वेश्चन ट्रेंड आप समझिए कैसे आता है, तो आपको पढ़ना और कंप्लीट करना आसान होगा। वर्ड हिस्ट्री का ऐसा है कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू हैव टू डू द बेसिक एटलीस्ट, कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो सबको आ सकता है तो उसमें आपके मार्क्स लूज ना हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल दी ऑप्शनल्स एंड ऑल पेपर्स। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि ये सारा करने के बाद आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, एवरी डे इफ़ यू कांट एटलीस्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज करना है। एवरी डे कर लो तो अच्छा ही है स्टार्टिंग में, फिर स्टिल इफ़ यू कैन वांट 10 डेज आप ले लो, बट आफ्टर दैट कंटिन्यू डूइंग आंसर राइटिंग। होता क्या है, स्टार्टिंग में आपके आंसर्स अच्छे नहीं होंगे, बट यू गेट अ नैक ऑफ इट। आप लिखोगे, आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी ऑटोमेटिक भी हो जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम नहीं बच रहा है तो कैसे आंसर को जल्दी जल्दी रैप अप करना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के करते जाओ,
और आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो जाती है। इफ़ यू राइट मोर एंड मोर, योर प्रेजेंटेशन स्किल, योर स्ट्रक्चरिंग बिकम्स गुड। सिर्फ कंटेंट आने से मार्क्स फेचिंग नहीं होगी, बट इफ़ यू कैन प्रेजेंट द सेम कंटेंट, इवन लोग क्या करते हैं, एक ही एग्जाम्पल को तीनों पेपर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट हाउ टू पुट इट अक्रॉस, वो आपको आना चाहिए, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल. So I think I have talked a lot about what I have learned from my last 6 mains. अब इसके बाद फ्लोर ओपन कर रहा हूँ मैं. आप लोगों का अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एंड आई विल ट्राई आंसर हेयर.